नमस्कार हमारे साथियों और विद्यार्थियों। आज मैं कक्षा 12 की पुस्तक के फिराक गोरखपुरी साहब का पाठ रुबाइयाँ लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। तुलसी के बाद वाला पाठ है। कई लोगों ने मुझसे कहा कि सर रुबाई पढ़ा दीजिए। ठीक है, आइए। रुबाइयाँ और फिराक गोरखपुरी एक तरफ पाठ का नाम है, एक तरफ कवि का नाम है। और कवि गोरखपुरी साहब के विषय में 2-3 बातें बता दें आपको। फिराक साहब का नाम फिराक गोरखपुरी नाम नहीं था। लोग नाम तो अपना रख लेते हैं, कितने शायर कवि होते हैं, चाहे वो बरेलवी हो, कोई कह देता है कानपुरी, कोई लखनवी, कोई हाथरसी। गोरखपुर के थे इसलिए उन्होंने अपना नाम गोरखपुरी रख दिया, फिराक रख लिया। फिराक साहब इनका वास्तविक नाम था रघुपति सहाय। साथियों, अंग्रेजी भाषा के प्रकांड विद्वान थे। इलाहाबाद ऐसा विश्वविद्यालय जहां केवल अंग्रेजों का ही चयन होता है। मैंने कभी बताया बच्चन जी का हुआ था। फिराक साहब अंग्रेजी के प्रोफेसर थे और एक बात बड़े स्पष्ट वक्ता थे। लोग डरते थे उनको, बड़े बड़े उनके विद्यार्थी। कहा जाता है कि आज भी उनको कई लोगों से लोग जानते हैं। कुछ कहते हैं उन्हें लड़कों से बड़ा प्रेम था। उनके चरित्र पर भी कुछ प्रकार के आरोप रखते हैं। खैर, वो व्यक्तिगत जीवन की बातें उनकी हैं। रघुपति साहब फिराक गोरखपुरी साहब एक बात कहा करते थे, बड़े धाकड़ मिजाज में। रिटायर होने के बाद भी अपना बंगला नहीं छोड़ा था बहुत दिनों तक। ये धाकड़ थे इतने। कहते थे भारतवर्ष में केवल 2.5 आदमी विद्वान है अंग्रेजी का। 2.5 आदमी, ज्यादा आदमी अंग्रेजी नहीं जानता भारत में। कभी किसी ने पूछ दिया 2.5 कौन कौन है, तो नंबर 1 पर पता है किसको बताया था? डॉक्टर राधा कृष्णन, जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति भी रहे हैं और राष्ट्रपति भी रहे हैं। बोले नंबर 1 राधा कृष्णन। और नंबर 2 पर पूछा गया कौन है, उन्होंने कहा मैं। साथियों, ऐसा कौन मिलेगा जो अपने को विद्वान कहते? उन्होंने कहा नंबर 2 पर मैं हूं। और लोगों ने कहा 2.5, वो तीसरा कौन है जो 2.5? बोले पूरा ज्ञान नहीं है, मगर हाँ 50% जानकारी है, और वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो कहा जाता है, वो कहते हैं 2.5 आदमी ही भारत में अंग्रेजी जानते हैं। वो अंग्रेजी का प्रोफेसर, विद्वान, अंतरराष्ट्रीय विद्वान, जब उर्दू में लिखता है, जब हिंदी में लिखता है, शेर व शायरी करता है, तमाम गजलें लिखी हैं। आप पढ़ेंगे बाद में गजल भी उनकी। यहाँ पर उनका जो पाठ आपका संकलित हुआ रुबाइयाँ। अब मैं बात करता हूँ रुबाइयाँ की। साथियों, रुबाइयाँ पाठ है, छंद का नाम है रुबाई। ध्यान रखिएगा, रुबाई एक छंद होता है। फिर रुबाइयाँ क्यों लिख दिया गया आप कहेंगे? स्वाभाविक है, जानकारी होनी चाहिए, जिज्ञासा आपकी होगी। तो मैं बता दूंगा आपको। आपने एक छंद पढ़ा है, दोहा पढ़ा है ना? ठीक है, दोहा पढ़ा है, मगर जब पाठ में आता है तो लिखा जाता है कबीर के दोहे, रहीम के दोहे, बिहारी के दोहे, तुलसी के दोहे। ये दोहे क्यों कह दिया गया? अरे तो आप बड़े अच्छा उत्तर दे देंगे, अरे वो एक दोहा होता है, इसमें 10, 12, 15, 8, 6 कुछ रख दिए गए, इसलिए बहुवचन है, इसलिए दोहा का दोहे हो गए। बस वही बात यहाँ पर है। रुबाई एक छंद का नाम होता है, लेकिन यहाँ पर फिराक साहब की 5 रुबाइयों हैं, इसलिए 5 रुबाई कही न कहकर यहाँ पर रुबाइयाँ कह दिया गया, क्योंकि 5 रुबाई छंद का। जैसे नदी, और हमने सुना नदियाँ, तो फिर नदियाँ क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। घड़ी, घड़ियाँ, कुछ भी हम कह सकते हैं। तो जब स्त्री, स्त्रियाँ, तो साथियों अब ध्यान रखिएगा, छंद का नाम क्या है? रुबाइयाँ। पाठ का नाम रुबाइयाँ है, लेकिन छंद का नाम रुबाई है। अब आप दूसरी बात इस छंद के बारे में, ये उर्दू और फारसी का छंद है, इस हिंदी का छंद नहीं। अगर हिंदी छंद होता तो मैं अब तक आपको पढ़ा चुका होता छंद में। इसलिए हिंदी का छंद नहीं, ये उर्दू और फारसी का छंद है। जैसे गजल फारसी का छंद उर्दू का था, लेकिन अब हिंदी में भी आ गया। अभी रुबाई हिंदी में नहीं आई। तो कहते हैं रुबाई छंद जो है, इसकी विशेषता नंबर 1 मैंने बताया आपको, उर्दू और फारसी का छंद है। इसको फारसी में तराना नाम से जाना जाता है, और उर्दू में इसे रुबाई कहते हैं। अब इसकी पहचान क्या है? साथियों, इसमें भी 4 चरण होते हैं हमारी भाषा के अनुसार। जैसे दोहा में, सोठा में, चौपाई में
4 चरण, यहाँ भी 4 चरण होते हैं। 4 चरण का मतलब है 4 लाइनें, 4 लाइनों का छंद है और उसे हम लोग कई बार मिश्रा कहते हैं। मिश्रा, मिश्रा नहीं मेरा वाला, मिश्रा। जैसे शेर होता है ना, शेर की जो पंक्ति होती है वो मिश्रा कहलाती है। यहाँ 4 चरण होते हैं, 4 उनको मिश्रा कह सकते हैं। 4 प्रकार की 4 लाइनें, अपनी सीधी सी भाषा में 4 लाइनें होती हैं। और एक बात, पहली, दूसरी और चौथी, ये 3 बची। कौन सी? बीच वाली तीसरी। इसको छोड़ करके इन तीनों में एक समरूपता होती है, एक लय होती है, एक ही प्रकार की मात्राएं होती हैं, तुकांत भी कह सकते हैं उसको। अब मैं जब आपको छंद पढ़ाऊं, पहला लूंगा तब बात करूंगा। अपने आप पहला छंद आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं इसके विषय में। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। ये 4 लाइनें हैं। आइए बात कर देते हैं। पहला खड़ी, दूसरी लाइन में भरी, तीसरी लाइन में देती है और चौथी लाइन में हंसी। अब देखें आप, अंत में आप देखेंगे तो बड़ी की मात्रा शब्द की है। कहां कहां? खड़ी, भरी, यहां नहीं है, यहां बदल गई, यहां पर है हो गया और चौथी में आ गई हंसी। ये तुकांत से कह लीजिए, इसे समरूपता कह लीजिए, या इसे एक ही प्रकार की मात्रा। 4 चरण, पहला, दूसरा और चौथा, या तीसरे चरण को छोड़ के बाकी अन्य चरणों में समरूपता होती है। चलिए अब आते हैं इस छंद के बारे में। अब इसकी भाषा, साथियों, भाषा उर्दू और हिंदी का मिश्रण है। साथ ही साथ इसमें उर्दू के शब्द तो हैं ही, लोक भाषा के शब्द बहुत हैं। लोक भाषा, उसका कारण था, गोरखपुर की तरफ के रहने वाले थे, बिहार के अंचल में, चाहे वो भोजपुरी हो, चाहे वो मैथिली हो, इस प्रकार के तमाम शब्द उनकी भाषा में आ गए। लोक भाषा का प्रयोग भी हुआ। इसमें भी अगर देखा था, रह रहे के हवा में जो लोका देती है, ये लोका देना क्या है? ये लोक भाषा का शब्द है। तो यहाँ उर्दू भाषा और लोक भाषा के शब्दों का प्रयोग, भाषा हो गई आपकी। आइए देखें, आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, खड़ा नहीं, खड़े नहीं, अर्थात पुरुष नहीं है, कोई महिला है। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को, चांद का टुकड़ा बच्चा होता है, माँ बाप की आंखों का तारा होता है, हृदय का, जिगर का टुकड़ा लोग कहते हैं। माँ अपने बच्चे को लिए हुए आंगन में खड़ी है। आंगन में लिए, आंगन घर के बाहर, घर के अंदर आंगन हुआ करता था, किचन के पास हुआ करता था, खुला हुआ होता था। माँ चौके में खाना बनाती थी, बच्चा आंगन में खेला करता था। आंगन ऊपर से खुला हुआ होता था, जहाँ सुबह सूर्य की रोशनी, ठंडी हवा, गर्म हवा और शाम को चंद्रमा और तारों के दर्शन होते थे। ये थे हमारे घर के। यहीं बैठकर महिलाएं बर्तन साफ किया करती थी और तमाम घर में बड़े बड़े आंगन होते थे, खाट डाल लेते थे, वहीं लेटते थे लोग, पूरे प्रकृति का नज़ारा मिलता था। आज तो अपार्टमेंट का कल्चर है और बच्चा वहीं खेलता था। कच्चे आंगन हुआ करते थे, बच्चा गिर भी पड़ता था, चोट नहीं लगती थी। आज आंगनों का अभाव है, आज नए घरों में आंगन नहीं है, कॉलोनी के घरों में आंगन नहीं है, अपार्टमेंट में आंगन नहीं है, सब कुछ बंद है, बंद डब्बा है, एक कार्टून बन गया है घर। तो कहते हैं आंगन में लिए अपने चांद के टुकड़े को खड़ी, चांद के टुकड़े को लेकर खड़ी है। चांद ऊपर भी है, यहाँ चांद का टुकड़ा माँ के हृदय का वो टुकड़ा है, वो बच्चा है जिसको उसने जन्म दिया है। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी है और हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, अपनी गोद में लिए है और ऐसे झुला रही। बच्चा बड़ा खुश होता है। कभी कभी आप नाना प्रकार की क्रियाकलाप करवाता है अपने माँ हाथ में बच्चे को लेकर, इस प्रकार है ना, गोद में झुला रही है। कहते हैं रह रह के हवा में जो लोका देती है, रह रह के। साथियों, रह रह 2 बार आया है, अलंकार की बात कर लेते हैं और यहाँ पर हो जाएगा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश। देखें, रह रहे के हवा में जो लोका देती, लोका देना, उछालना, पता नहीं आपने देखा है कि नहीं देखा है, हैं? बड़ा बच्चा जब छोटा होता है 4, 6, 8 महीने का, तो मान लीजिए ये बच्चा है ना, और इसको लोग यूं बच्चे को उछाल देते हैं और फिर गोद में ले लेते हैं। बच्चा बड़ा खिलखिला के हंसता है। कभी कभी आप अपने मुंह कीजिए उसके ऊपर और ऐसे बच्चे को उछाल दीजिए,
और फिर आता है बच्चा, बड़ा खुश होता है। हो सकता है पहली बार बच्चा घबराए, लेकिन बाद में जब 8-10 महीने का, 1 साल का हो जाता है, बड़ा खुश होता है। रह रह के हवा में जो लोका देती है, जब माँ उसे उछालती है, अरे गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। बच्चा तेज खिलखिलाता है, फिर कहता है और माँ बार बार उछालती है। कितना प्रकार, एक बात बताएं, यहीं पर एक अलंकार होता है, स्वभावोक्ति अलंकार। बच्चा गोद में खिलेगी, उछालेगी, तो पुनरुक्त प्रकाश स्वभावोक्ति अलंकार। देख लें आप कैसे लिखा जाएगा, स्वभावोक्ति अलंकार भी है। अनुप्रास मिल ही जाता है, मैंने आपको बताया था। तो पुनरुक्त प्रकाश और स्वभावोक्ति अलंकार, अनुप्रास अलंकार। एक और, जहां माँ का और बेटे का आपस में प्रेम परिलक्षित होता है, वहां पर एक रस होता है और उस रस का नाम है वात्सल्य रस। इसलिए वात्सल्य रस की अभिव्यक्ति है, वात्सल्य रस का प्रस्तुतिकरण है। इस बात को भी आप अपने उसमें लिख लेंगे। एक और बात बता दें आपको, इन 4 लाइनों में कविता 4 बिंब लेकर सामने हमारे आती है। बिंब कहते हैं, एक शब्द है, आप कभी पढ़ेंगे, आप बिंब प्रधान कविता है तो आप परेशान हो जाएंगे। ज्यादा मत पढ़िएगा बिंब के विषय में, 12th के विद्यार्थियों को बहुत बिंब की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा आपको पतंग कविता में मिलेंगे बिंब। एक यहाँ देख लीजिए आप, 4 लाइनें, 4 बिंब। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, एक बिंब तो ये। दूसरे में देखिए, हाथों पे उसे गोद भरी, एक ये बिंब है। तीसरा, हवा में जो लोका देना, एक तीसरा बिंब था। गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी, एक चौथा बिंब है। बिंब, आप कहेंगे बिंब सर क्या होता है? बिंब प्रतिबिंब होता है, परछाई देखा है ना, शीशे में हम खड़े, हमारा वो हमारा बिंब है, हम परछाई देख रहे हैं, वो हमारा बिंब है। एक ये तो बिंब हो गया इस प्रकार एक। लेकिन जब हम कविता कोई बनाए और कविता बनने के बाद कोई एक छोटा सा चित्र उपस्थित हो जाए हमारे सामने, है ना, देखे ना, लिए चांद के टुकड़े को खड़ी। अब चांद का टुकड़ा हमारे आखिरी बिंब आ गया, एक प्रतिबिंब आ गया। बिंब भी 2 प्रकार के होते हैं, हालांकि बहुत, आप जब आप बीए वगैरह में कभी पढ़ा आपने तो बिंब ज्यादा होंगे, लेकिन 2 बिंब ध्यान रखिएगा। पहला बिंब होता है दृश्य बिंब, दृश्य कहते हैं जिसे हम आंखों से देखते हैं, और दूसरा होता है श्रव्य बिंब। श्रव्य का मतलब होता है जिसे हम कानों से सुनते हैं। अब देखें आप, आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, ये दृश्य बिंब है ना। हाथों पे झुलाती है गोद भरी, देखा जा रहा है, दृश्य माने देखना, गोद भरी, और रह रह के हवा में जो लोका देती है, जब उछालती है, उसकी आप फोटो खींच सकते हैं, फोटो बना सकते हैं। तो वहां पर भी तीसरा दृश्य बिंब। लेकिन गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। लोका तो देख रहे हैं आप, लेकिन खिलखिलाते बच्चे की हंसी देख नहीं रहे हैं, बल्कि क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं, है ना। तो जब सुन रहे हैं तो कौन सा बिंब हो गया, श्रव्य बिंब। साथियों, वात्सल्य रस, अलंकार 2, ये मैंने आपको बताए, और ये पहली रुबाई थी उनकी। आइए दूसरी रुबाई की बात करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं 2 रुबाई लूंगा, आज मैंने उसका प्रसंग भी दिया है, और बाकी 3 रुबाइयां दूसरे वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। चलिए दूसरा देखते हैं, नहला के छल के निर्मल जल से। अब देखिए आप, जल, निर्मल, तत्सम शब्द भरे पड़े हैं, और छल के बिल्कुल देशज शब्द आ गया, जहां देशज शब्दों का प्रयोग हुआ है। उलझे हुए गेसुओं को, कंघी गेसु बाल को कहते हैं, ये लोक भाषा का शब्द है, देशज शब्द है। उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके, अरे किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, जब घुटनियों में लेके पिन्हाती है कपड़े। अति बड़ा सुंदर वर्णन है। वात्सल्य रस तो है ही, जो मैंने बताया था, वात्सल्य रस लिख दीजिएगा बड़े आराम से। रुबाई छंद लिख दीजिएगा, मैंने शब्द बता दिए, तत्सम, तद्भव, देशज सब भरे पड़े हैं। नहला के छल के पुनरुक्त प्रकाश अलंकार फिर आ जाता है आपका, है ना। पुनरुक्त प्रकाश अलंकारों में नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में आप या किताब पर। पुनरुक्त प्रकाश अलंकार आपके सामने। नहला छल के निर्मल जल से, ठंडा ठंडा पानी है, माँ बच्चे को नहला रही है। नहला के छल के निर्मल जल से। कभी तो बच्चा छोटा होता है ना, हल्का सा पानी माँ डालती है उसके बालों पर, कभी उसकी आंखों पे, बड़ी चोर परेशान हो जाता है। नहला के छल के एकदम नहीं उठाया बाल्टी और पलट दी पूरी, या बहुत पूरा मग उठा कर नहीं, छल के तो बूंदों के पानी उसके ऊपर डालती है। कितना बढ़िया माता और पुत्र का, यही तो वात्सल्य रस है। नहला के छल के निर्मल जल से, उलझे हुए गेस, नहला चुकी और छल के धीरे धीरे स्नान करा दिया बच्चे को। और फिर क्या किया, उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके, गेसु कहते हैं बाल को, एक परंपरा थी हमारे यहाँ की, अभी बहुत जगह है। बच्चे का 3 साल तक मुंडन नहीं होता था,
पहली बार उसके बाल तीसरे वर्ष में कटते थे तो बाल बड़े हो जाते थे, जब बाल बड़े हो जाते हैं तब उलझ जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो महिलाओं के बाल उलझ जाते हैं, वो तो आराम से सुलझाती हैं बैठ करके, तो कहते हैं उलझे हुए गेसू, जो बाल उलझ गए उनमें गेसुओं में कंघी करके फिर माँ उन कंघी को लेकर धीरे धीरे बालों को बच्चे के सुलझा रही है, नहला चुकी है। किस प्यार, और ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ तो मैं नहीं कर रहा हूँ, नहीं, मैं क्लास में हमेशा मुझे याद है जब मैं पढ़ाता था तो पढ़ाते पढ़ाते मैं सामने कुर्सी में बैठ जाया करता था, और कुर्सी में बैठने के बाद मैं अपने दोनों पैरों को भी कुर्सी पे ले आता था 1 आध मिनट के लिए, और लाकर बताता था कि कैसे माँ जब बैठती है घुटनों के बल पर बच्चों को दोनों पैरों के घुटनों के बीच में दबा लेती है। कहते किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, बच्चे का मुंह और माँ का मुंह आमने सामने होता है, उन दोनों पैरों की बंधन में बच्चा बंधा रहता है, गिरता भी नहीं है, माँ बड़े ढंग से दबा लेती है उसको। जब घुटनियों में लेके पिन्हाती है कपड़े, दोनों घुटनों के बीच में बच्चे को दाब कर उसको झबला, फ्रॉक, शर्ट, बनियाइन कुछ भी जब माँ पहनाती है तो बच्चा निहारता रहता है अपनी उस माँ का सुंदर रूप, अपनी उस माँ को उसे कितनी प्यारी लगती है उसको अपनी माँ, और बच्चे और माँ दोनों का प्यार अटूट। और इसी वात्सल्य रस के साथ मैं आज की इस क्लास को आपके सामने विराम दे रहा हूँ। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, और आज की क्लास यहीं पर समाप्त करता हूँ, और आपसे निवेदन करता हूँ कि पढ़ें, अगले बार आप तैयार रहेंगे पूरी तरह। बहुत बहुत धन्यवाद।